हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो ये हम क्विक रिवीजन सीरीज का जो पार्ट देख रहे हैं उसका आज 9वां पार्ट है। अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो पाइथागोरस ने कहा था पहली बार कि पृथ्वी गोल है। तो गिवन ऑप्शन में से आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो लगभग जो है वो 12,756 किलोमीटर है, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 12,750 किलोमीटर। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो देखिए विषुवतीय व्यास ये होता है 12,756 और ध्रुवीय व्यास जो होता है वो होता है 12,712। तो इसमें से अगर आप इसको घटाइएगा तो आपको 44 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ध्रुवीय व्यास 12,713 दे देता है, उस केस में आपको 43 किलोमीटर भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरा हुआ है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वो यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमता है उसे हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होता है कहाँ पे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भूमध्य रेखा पे। हम इधर मेरा पेन नहीं चलता इसलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति, पृथ्वी के जो अपने कक्ष में गति है वो किधर से है। तो पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है कितना 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री। ये कह रहा है पृथ्वी का अक्ष उसके समतल लंब से कितना झुका हुआ। देखिए ये हो गया एक्चुअली लंब। ठीक है, ये लंब हो जाता है। तो ये लंब से पूछ रहा है तो 23.5 डिग्री। यही आपको कक्ष तल से पूछता तो 66.5 डिग्री। ये दोनों वर्ड जो है ना इसको आपको ध्यान रखना है। एक क्या लंब अक्ष और दूसरा कक्ष तल। तो कक्ष तल से आपको पूछे तो 66.5, अगर आपको लंब से पूछे तो 23.5। तो अभी किससे पूछा है लंब से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 23.5। पृथ्वी की धुरी क्या है। तो वो झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता। देखिए अगर पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता, सीमित होता, तो क्या होता कि ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता। एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ध्रुवों से विषुवत यानी कि विषुवत रेखा तक तापमान वितरण का एक समान होता। तो ये दोनों काम होता। देखिए ऑप्शन ए क्या है और सी क्या है, 3 क्या है, 1 और 3 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए क्या है। ऋतु परिवर्तन किसके वजह से होता है। आपको पता है कि मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके चारों ओर घूमते हैं इस तरह से तो इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन जो होता है इसके परिक्रमण की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये इसका अक्ष है, इसी पे ये बार बार ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, उसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 23 दिसंबर को क्या होता है, तो शरद विषु होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिसंबर 23 को, दिसंबर जो 23 होता है उसमें क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है मकर रेखा पे। ठीक है, यानी कि जो विषुवत रेखा है उससे नीचे। पृथ्वी के क्रेटर के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है। जो पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होता है उसका अध्ययन जो होता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स में किया जाता है। क्रेटर का जो भीतर का अध्ययन है उस किसमें, प्लेट टेक्टोनिक्स में किया जाता है। आगे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है। तो कोयला जो है ऑप्शन बी ये कार्बनिक चट्टान है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवभूत जो शैल है उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन डी होगा सही, मैग्मा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, मैग्मा। यानी कि शैल मूल भी बोलते हैं और मैग्मा भी बोलते हैं। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है ऑप्शन ए होगा
तलछट्टी चट्टान। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान जो है ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होगा रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, उसके बाद सिलिकॉन 27% पाया जाता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। एक क्या है? एल्युमिनियम है, तो ये पाया जाता है 8%। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ये पूछे पृथ्वी के भूपर्पट्टी में मेटल सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो मेटल सबसे अधिक यही पाया जाता है। मेटल मैक्सिमम जो है वो एल्युमिनियम ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है कि पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सिलिकॉन। भूपर्पट्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? तो देखिए भूपर्पट्टी में जो ऊपर में सर्वाधिक प्रचुरता है वो तो ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद क्या है? सिलिकॉन का है, तो ये हो जाएगा। पृथ्वी के कोर में जो होता है, जो कोड होता है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का कोर होता है, इसमें क्या होता है कि निकेल और आयरन होता है। ठीक है, तो इसको निफे भी बोलते हैं। निफे शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है निफे शब्द? तो ये संबंधित है पृथ्वी के कोर से। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोर को बनाता है? तो आपको पहले भी बताया है क्या? निकेल और आयरन है, तो मतलब ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि निकेल और लोहा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो भूपृष्ठीय स्तर होता है उसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम में जो समय का अंतर कितना है? तो वो 5.5 डिग्री है। ऑप्शन ए। देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि ग्रीनविच में 6 AM है तो 11 AM कहाँ होगा? आपको पता है कि 1 आवर में कितना होता है? 15 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना का डिफरेंट दिया है? 6 से 11 मतलब 5 आवर है, तो इसको आप क्या कीजिए? 5 आवर बनाइए, तो गुने क्या 5, तो इसको भी डिग्री कितना हो जाएगा? इसमें भी 5 से आप गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। लेकिन ये किधर की तरफ? आगे की तरफ बोल रहा है, तो आगे किधर होता है? पूर्व की तरफ होता है आगे। ठीक है, तो 75 डिग्री किधर? पूर्व की तरफ होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर 150 डिग्री पश्चिम देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है। देखिए ये क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ की 0 है, ठीक है, मीन है, तो 150 डिग्री क्या पश्चिमी कह रहा है, तो 150 डिग्री पश्चिमी। उसके बाद 150 डिग्री पूर्वी कह रहा है, 150 डिग्री पूर्वी हो गया है। ठीक है, अब दोनों के बीच डिफरेंट कितना डिग्री का हो गया? तो आप बोलिए कि सर 300 डिग्री का डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जब शाम 4 बजा था, यहाँ पे क्या था? शाम 4 बजा था, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए 1 आवर में क्या होता है? 15 डिग्री। 15 डिग्री ये कितना डिग्री है? 300 डिग्री है, तो कितना गुना है? 20 गुना। तो आप यहाँ पे भी क्या कीजिएगा? आवर में भी 20 गुना कीजिएगा, तो आपको 20 आवर आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो 20 आवर अगर आगे बढ़ जाइएगा तो देखिए शाम के 4 बज रहा था, तो 24 घंटा इसमें हम अगर लगाएंगे तो अगले दिन शाम के 4 बज जाएगा, लेकिन 20 घंटा लगाएंगे तो कितना? दोपहर के 12 बजेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 12 बजे। मतलब अगर आज शाम 4 बजे से देखते हैं तो कल 12 बजे हो जाएगा 20 घंटा। आगे देखिए कुछ आगे कह रहा है कि यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर कितना है? 2 घंटा 20 मिनट का है, तो उसके देशांतर में क्या होगा? देखिए 2 घंटा 20 मिनट आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू कितना? 15 मतलब डिग्री होता है। तो आपको 60 मिनट में भी कितना? 15 ही डिग्री हुआ, 15 ही डिग्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखें कि 1 डिग्री के लिए कितना? 4 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट हो गया। तो आपको यहाँ पे 2 घंटा दिया है, तो सबसे पहली बात 2 घंटा के लिए तो आपको यहाँ से क्या मिल गया कि 30 डिग्री। ठीक है, और 20 मिनट है, मतलब ये कितना है? 20 मिनट के बराबर है। 20 मतलब इसमें क्या करिएगा? 5 से गुना, तो इसमें भी क्या करिएगा? 5 से गुना, तो ये कितना? 5 डिग्री आ गया। तो मतलब क्या? 5 डिग्री आप इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना? 35 डिग्री हो गया। तो इसमें अंतर कितना का होगा?
35 डिग्री का। ये ऑप्शन डी नंबर था जो कि 35 डिग्री लिखा था, जो ऑप्शन कट गया है इसको लेने में। आगे देखिए क्या करा कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का तरंग, मतलब अनुदैर्ध्य का अंतर जो है तो कितना 15 डिग्री का दिया हो, तो सीधे सीधे आप 15 डिग्री देखें तभी आपको 1 घंटा में टिक लगा देना है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणीय दूरी को उक्त बिंदु से दर्शाते हैं। तो कोणीय बिंदु को दर्शाते हैं देशांतर रेखा से। देखिए आगे कि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह का समय क्या हो। तो देखिए फिर से दे दिया 50 डिग्री आपको, तो आपको पता क्या है कि 1 आवर में कितना होता है 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 आवर में क्या हो जाएगा आपको 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन वो 50 डिग्री है। तो फिर से 5 मिनट के लिए, अभी हम पीछे क्वेश्चन में आपको बताए हैं 5 मिनट के लिए कितना 5 डिग्री, 5 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 गुने में 4, तो कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। तो ये कितना 3 घंटा 20 मिनट हो गया। तो 12 से आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपको मिल जाएगा। बी में क्या दिया हुआ है कि 3:20, ठीक है, ये हो जाएगा समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिए ग्रीनविच किस देश में है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच। यदि भारत में सुबह के 11 बजे हैं तो लंदन ग्रीनविच में क्या होगा। तो देखिए भारत का टाइम जो है कितना 5.5 घंटा आगे है, तो मतलब भारत में 11 बजे है तो वहाँ 5.5 घंटा पीछे होगा, मतलब 5:30 सुबह का हो रहा होगा AM, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा लंदन के लिए। देखिए आगे कि दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है, तो वो करता है देशांतर। दो अक्षांशों के जो समय का जो प्रभावित करता है वो कौन करता है, देशांतर करता है। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का योजना करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। किसका अनुसरण करना चाहिए, तो ऑप्शन डी देशांतर का अनुसरण करना चाहिए, देशांतर का अनुसरण करना चाहिए। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए एक देशांतर इक्वल टू क्या होता है 4 मिनट होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देशांतरीय याम्योत्तर हैं क्या है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम ये बोलते हैं देशांतरीय याम्योत्तर। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थल को जोड़ती हैं जो समान है, क्या समान है, तो एक बिंदु से यात्रा काल। मानचित्र पर बनाई गई रेखाएं दो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो कंटूर कहलाता है, ऑप्शन बी। कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है, तो स्थलाकृति मानचित्र उदाहरण है इसका। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश कितना है, तो वो 0 डिग्री है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा जो गुजरता है इसमें जो गिवन है ऑप्शन उसमें से बी यानी कि ब्राज़ील से गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि विषुवत पर एक दिन की अवधि कितना होता है, तो 12 घंटे के बराबर होता है। यहाँ 12 घंटे दिन में होता है और 12 घंटे रात में होता है विषुवत। मानचित्र में रेखाएं जहाँ दाब समान हो, तो देखिए जहाँ दाब समान हो यानी कि दाब मतलब क्या, प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार होता है। तो इसी से आपके देखिए यहाँ पे भी एक बार छुपा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो आइसो बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समान दाब को जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं समदाब रेखा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु हैं, आइसोहाइट, तो देखिए आइसोहाइट जो होता है समवर्षा होता है। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन होकर के इसमें सम ऊंचाई लगा देते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है कि हाइट यहाँ पे दिया है तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई से क्या होता है, वर्षा ही होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है इसको देखिए कि मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को कहते हैं, ठीक है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को ऑप्शन डी समुच्चय रेखा कहते हैं, ऑप्शन डी में होगा समुच्चय रेखा कहते हैं इस रेखा को। आगे देखिए कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास
कितना है, भूमध्य रेखा पे कितना है पृथ्वी का व्यास, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12,756 किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो दिनांक रेखा जो है ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री से होकर गुजरता है और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है, देखिए कौन, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको दिया गया, पढ़ के बताइए कि कौन सा सही है। ऑप्शन बी भी इसमें सही है और सी भी सही है। देखिए बी क्या करा है कि सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैला हुआ है, तो मतलब पूर्व की तरफ भी 180 है और पश्चिम की तरफ भी 180 है। जो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो। ऑप्शन सी क्या करा, ये देखिए कि तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित हो जाती है जब इसे पार किया जाता है। तो देखिए ये अगर मान लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर इसे पश्चिम की तरफ जाइएगा और पूरब की तरफ जाइएगा तो एक दिन में परिवर्तन हो जाता है। अगर पूरब की तरफ जाइएगा तो आपको एक दिन का लाभ होगा, अगर इधर की तरफ जाते हैं तो एक दिन का लाभ होगा, अगर आप इधर की तरफ जाते हैं तो एक दिन का हानि होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करता है, तो वही हम बोले हैं ना अभी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब, यानी कि इधर से जब इधर की तरफ जाएगा तब वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो उसको एक दिन का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर में बी। पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन के लगभग समांतर है, तो 180 डिग्री के समांतर है कौन, डेट लाइन है, यानी कि तिथि रेखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है कहाँ से, तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 49वां समांतर रेखा किन देशों को विभाजन करता है, तो ये यूएसए एंड कनाडा को विभाजन करता है, कनाडा को विभाजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, तो ये है 38वीं समांतर लाइन है, समांतर लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो वो दोनों अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि दिन एंड रात दोनों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल है, मतलब मैक्सिमम है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस है मैक्सिमम। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये अल्ट्रा जो वायलेट किरण आता है इससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है ओजोन परत। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को, आप ध्यान रखिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि बढ़ते क्रम के अनुसार लिखना है कि सबसे नीचे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, या अगर मध्य यानी कि मेसोस्फीयर रहता है बीच में तो मेसो होता है, उसके बाद एक जो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। देखिए आपको इससे याद हो जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले क्या आता है ऊपर में, मतलब अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसको देखते हैं तो देखिए ये कितने पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, ये आता है 9 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 19 पे और ये आता है 20 पे। तो आपको ये सब याद तो रहता है लेकिन इसको सीक्वेंस बनाने में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसे सीक्वेंस बना लीजिएगा कि सबसे नीचे जो सबसे बड़ा है वो सबसे नीचे, मतलब ट्रोपोस्फीयर है पहले, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, पहले ट्रोपोस्फीयर फिर स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद फिर मेसोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, फिर इग्जोस्फीयर है। ठीक है, तो आप इस ढंग से इसको याद रख सकते हैं, या तो आप ऊपर से याद रख लीजिएगा जो सबसे पहले सबसे छोटा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, तो आप इस ढंग से याद रखने में आपको कंफर्टेबल होगा। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा सही, जो क्वेश्चन पूछा है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए क्या करें कि भूधरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो फिर से आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्या होता था टी यानी कि ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद आइनोस्फीयर, उसके बाद क्या इग्जोस्फीयर। अब इसमें से देख लीजिए जैसा होगा वो आपका क्रम में लग जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसको ट्रोपोस्फीयर को और नाम से भी जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में, और इसको स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल के नाम से जानते हैं, मेसोस्फीयर को मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, और आइनोस्फीयर का आइनोस्फीयर ही है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। वायुमंडल की
सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको याद रखना चाहिए, क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इसको। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर की मोटाई बढ़ जाती है। देखिए जब गर्मी आता है तो इसका क्षोभ मंडल का मोटाई बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी एयर होता है वो गर्म होकर के कहाँ ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। और सबसे नीचे में क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, तो इसका ऊंचाई जब वो ऊपर उठ जाता है तो इसका ऊंचाई जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है थोड़ा। सभी जैव वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाओं में किस परत में परिवर्तन होता है? ये कह रहा है कि जितना मौसमी घटना होता है वो कहाँ होता है, तो वो क्षोभ मंडल में होता है, मतलब क्या, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। बादल किस मंडल में अवतारित होता है? तो बादल जो है, जो मौसमी घटना होता है वो कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है, तो बादल भी कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में होगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो उसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, और ये लगभग 640 किलोमीटर से ऊपर होता है, ठीक है। आगे देखिए, वातावरण की परत जो रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करता है, तो उसको हम वायु यानी कि आयन मंडल से क्या होता है, रेडियो तरंग वापस आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। हवाई जहाज प्रायः, मतलब हवाई जहाज कहाँ चलता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या, हवाई जहाज चलता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि देखिए ओजोन परत जो है, जो भी ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आता है, पराबैंगनी किरणें आता है सूर्य से, उससे हमें बचाता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो देखिए सबसे अधिक जो पाया जाता है वो तो समताप मंडल में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, तो मतलब पाया दोनों में जाता है, लेकिन मैक्सिमम समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? तो ये लगभग 11 से कितना 30 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है, तो ये मैक्सिमम पार्ट जो होता है इसका समताप मंडल में होता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ओजोन गैस को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, क्योंकि जो भी अल्ट्रावायलेट रे यानी कि रेज जो आता है सन से, उससे हमें ये बचाते हैं। मैंग्रोव जंगल के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहली बात क्या है कि हम गलत को छोड़ देते हैं और सही को पढ़ लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन के जो आपका पूछा गया क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गलत है। तो हमें ये नहीं याद रखना है गलत क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सही कथन क्या क्या है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 ए सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो ये आप पढ़ लीजिए क्या क्या होता है उसका विशेषता मैंग्रोव वन का। देखिए पहला क्या है कि समुद्री पेड़ की यानी कि सुंदरी पेड़ की लकड़ी को क्या ईंधन तथा नौका बनाने में काम में लाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। ये सी नंबर देखिए कि समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्र में सुंदरी वन पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है कि सुंदरी पेड़ की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श है, मतलब पल्प बनाने के लिए अच्छा है। तो ऑप्शन ए, सी और डी सही है, हमें ये कंडीशन याद रहना चाहिए। कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, क्या जलवाष्प एंड क्या धूलकण, ये दोनों परिवर्तन में भूमिका निभाता है। पक्षाभ मेघ का अर्थ क्या है? तो उच्च मेघ होता है पक्षाभ मेघ का मतलब। 83 में देखिए ये कोहरा बनने की संभावना प्रबल कब होता है? जब गर्म धारा के ऊपर से ठंडा धारा चला जाता है तो कोहरा बनने का संभावना होता है, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? तो देखिए आप देखिए हुए कि खेत समय कभी कभी दुभी के ऊपर या कोई भी मतलब जो हरा चीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओस गिरा रहता है, तो उसका कारण क्या है? जब जिस दिन साफ आसमान रहता है और उस दिन हवा नहीं चलते रहता, शांत रहता है मौसम, तो उसी दिन सबसे ज़्यादा ओस गिरता है। मौसम के उतार चढ़ाव अधिक कहाँ होता है? तो मौसम का जो उतार चढ़ाव अधिक होता है वो निम्न अक्षांश पे होता है, ठीक है। देखिए आगे, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होता है? तो वो ऑप्शन बी, नॉर्वे में क्या होता है कि सर्दियों के ऑप्शन में भी वर्षा होता है। हिमपात तब होता है जब, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कि वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे आ जाता है, मतलब वायु जो भी एयर है उसका जो है मतलब जो जहाँ पे जमने का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है, तब ऐसा होता है।
मेट्रियोलॉजी का अध्ययन है, क्या है? तो वो मौसम का है। मेट्रियोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो मौसम का अध्ययन किया जाता है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो देखिए वहाँ कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। नमी किस उपकरण से मापा जाता है? तो नमी को मापा जाता है यानी कि आर्द्र मापी से, आर्द्रता मापी से मापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वायु की नमी से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या कर रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता साधारणतः नापी जाती है, तो किस में? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है, किस पे आधारित होता है? कि ऑप्शन नंबर बी पे, कि समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर आधारित होता है कि वहाँ पे कितना वर्षा होगा। देखिए कह रहा है कि वायु प्रवाह के बीच में पर्वत के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि इधर से वायु जा रहा है, अब यहाँ पे पर्वत आ गया, तो इसके वजह से रुकने की वजह से यहाँ बूंदा बूंदी बारिश हो गया, तो इस वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित में से किस देश में गर्मी होती है? तो ये न्यूजीलैंड में गर्मी होता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो सबसे ऐसे तो कई सारे गैस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए CO2। निम्नलिखित में से किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु कहाँ है? तो ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? तो वहाँ जो है शिकार करना महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय जलवायु होता है। ठीक है, चलिए। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी पे होगा, मतलब ध्रुव पर होगा। ठीक है, ध्रुव पर होगा। किसी स्थान का अक्षांश इसके मतलब क्या? तापक्रम का सूचक होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तापक्रम का सूचक होता है। दिन और रात कब बराबर होता है? तो जब क्या होता है? सूर्य कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा पे, यानी कि ऑप्शन बी, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो दिन और रात दोनों 12 आवर्स का होता है, दिन और 12 आवर्स का रात होता है। समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीख जब रात और दिन समान होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं या इक्विनोलेज कहते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटा रात होता है? तो देखिए 22 दिसंबर को जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, यहाँ उसका शहर दे रखा है मेलबोर्न। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है, देखिए इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? तो देखिए न्यूनतम दूरी जो होता है 3 जैन को होता है, 3 जनवरी को होता है, मतलब ऑप्शन डी न्यूनतम दूरी होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होता है? तो सर्वाधिक दूरी होता है 4 जुलाई को, और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपसौर बोलते हैं। ठीक है, और जो मिनिमम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उपसौर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं। देखिए पहली बात कि सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई को होता है और उसको क्या बोलता है? अपसौर बोलते हैं, और न्यूनतम होता है 3 जैन को होता है और इसको क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, 3 जनवरी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ऊ जो लिखा हुआ है वो आपको 3 जैसे लग रहा है, तो आप इस दोनों को सेम है, इसीलिए एक साथ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कह रहा है वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। देखिए जब भी पास की बात करें, समीप मतलब क्या होता है? पास
पास ही होता है ना। तो जब पास की बात करें तो आपको यहाँ भी पॉ दिख रहा है और यहाँ पेरीहेलियन में भी पॉ दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखिए, क्योंकि कभी पेरीहेलियन और एपीहेलियन में खूब कन्फ्यूजन होता है। तो आपको यहाँ पास की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब समीप पास की बात करें तो आप पेरीहेलियन याद रखिएगा, दूर आपको अपने आप पता चल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एपहेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल एक मिश्रण है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। चंद्रमा क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये एक उपग्रह है, उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। देखिए ओके दोस्तों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा ये क्यूक रिवीजन सीरीज? क्यूक रिवीजन था इसीलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन आपका रिवीजन नहीं रहता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप 1 से 2 बार देखिए और आप अपना सिलेक्शन श्योर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।